नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है औरत की औकात। कल रात से ही वह अपनी सास से हुई बहस को लेकर बहुत परेशान थी। उसने सोते वक्त पति के सामने अपना दुखड़ा रोककर अपना मन हल्का करना चाहा, तो उसके मुंह से क्षमा ठाकुर का नाम सुनकर पति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सारी रात आंखों में ही कुछ समझते हुए और कुछ न समझ आने पर उस पर गहन विचार करते हुए उसने गुजार दी। सुबह उठी तो आंखें बोझिल हो रही थी और सिर भारी हुआ जा रहा था। रात को सास और फिर पति के संग हुई बहस की वजह से आज उसका मन किसी से भी बात करने को नहीं हो रहा था। न चाहते हुए भी भारी मन से पति के लिए टिफिन बनाकर उन्हें नौकरी के लिए विदा किया और फिर आंखें बंद कर बैठ गई। अब बंद भी कर यह नाटक और रसोई की तैयारी कर। तभी उसके कानों में तीखा स्वर गूंजा। अपनी सास की बात का कोई जवाब न देकर वह हाथ जोड़कर अपनी जगह से खड़ी हो गई। सास से उसकी नजरें मिली। एक क्षण वह वहां रुकी और फिर चुपचाप रसोई में आ गई। उसके वहां से उठते ही उसकी सास अपने रोज के कामों में मग्न हो गई। हाथ धोकर उसने फ्रिज खोला और उसमें रखा पत्ता गोभी निकालकर अनमने भाव से उसे काटने लगी। तभी डोरबेल बजने पर उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक अपरिचित व्यक्ति को खड़ा पाकर अचरज से उससे कुछ पूछने ही जा रही थी कि तभी पीछे से आकर उसकी सास ने उस व्यक्ति को नमस्ते करते हुए अंदर आने को कहा। उसने भगवा धोती कुर्ता पहने उस व्यक्ति को गौर से देखा। उसके माथे पर लंबा तिलक लगा हुआ था और उसने गले में रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी। उसकी सास उस पंडित वेशधारी व्यक्ति से कुछ दूरी बनाकर उसके साथ सोफे पर बैठ गई और उसे पानी लाने के लिए कहा। पानी देने के बाद खाली गिलास लेकर वह अंदर जाने को हुई तो सास ने उसे टोका, यहाँ पंडित जी के पास बैठ, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं और हाथ देखकर सारी समस्याओं का हल बता देते हैं। सास की बात सुनकर वह चौंक गई। उसने मना करना चाहा, लेकिन फिर कल रात परिवार में हुई अनबन को याद कर बात को और आगे ना बढ़ाने के लिए वह पंडित जी से कुछ दूरी बनाकर उनके पास बैठ गई। पंडित जी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उसे अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाने को कहा। उसने झिझकते हुए अपने सीधे हाथ की हथेली उनके आगे कर दी। पंडित जी ने उसकी हथेली को छूते हुए उस पर हल्का सा दबाव डाला। उसने अपनी हथेली पीछे करनी चाहिए, पर उसके ऐसा करने से पहले ही पंडित जी उसकी हथेली पर अपनी उंगलियां फेरते हुए उसकी सास से पूछने लगे, तो यह आपकी बहू है? जी पंडित जी। उसकी सास ने हाँ मैं सिर हिलाते हुए जवाब दिया। तो पंडित जी आगे बोले, समय की बहुत बलवान है आपकी बहू। इसके हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि इसे अपने पिता की संपत्ति में बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त हुई है और उसी धनराशि से आप सबका समय संवरने वाला है। उसने पंडित जी पर एक नजर डाली। पंडित जी बड़े ही ध्यान से उसकी हथेली की रेखाओं को देखकर उसका वर्तमान बता रहे थे। जी पंडित जी, आप तो ज्ञानी हैं। गांव में इसके पिता की कई एकड़ जमीन बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में सरकार ने ले ली है। इसका कोई भाई या बहन तो है नहीं, तो उसी के पैसे से इसके पिता ने इसके नाम 20 लाख रुपए की एफडी कर दी है। उसकी सास ने पंडित जी की बात का जवाब दिया तो उसने अपनी सास की तरफ देखा। उसे अपनी सास का पंडित जी के सामने इस तरह अपनी निजी बातें शेयर करना पसंद नहीं आया, लेकिन वह उनकी उम्र का लिहाज करके कुछ भी ना बोल पाई। तभी पंडित जी ने कहा, यह अपने पिता की इकलौती संतान है। इसी से इसके हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि भविष्य में इसे अपने पिता से और भी बड़ी रकम मिलने की उम्मीद है। पंडित जी की बात सुनकर उनकी सास के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और वह खुश होते हुए बोली,
यह तो बड़ी अच्छी बात बताई पंडित जी आपने, लेकिन अब मैंने जो समस्या आपसे कही थी उसका समाधान भी तो बताइए। समाधान तो एक ही है। उन पैसों को मिलाकर जो घर आपका बेटा ले रहा है वह आपके बेटे की राशि और ग्रहों को देखते हुए आपके नाम ही होना चाहिए। अगर वह घर आपके बेटे के नाम हुआ तो उसे भविष्य में बहुत ज़्यादा ही आर्थिक नुकसान होगा। यह सब साफ साफ मैं आपकी बहू के हाथ की लकीरों में देख पा रहा हूँ। पंडित जी की कही यह बात उसके लिए असहनीय थी। वह नहीं चाहती थी कि घर के निजी मामलों में बाहर का कोई भी इंसान दखल अंदाजी करे। उसने पंडित जी की बात सुनकर एक झटके से अपनी हथेली उनकी पकड़ से छुड़ाई और गुस्से से बोली, यह हमारे घर का निजी मामला है और इसमें आपको कोई भी सलाह देने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हाथ की लकीरों पर। अपनी बहू का यह रवैया देखकर सास गुस्से से लाल हो गई और उसने उससे डांटते हुए कहा, बहू माफी मांग पंडित जी से। मेरे कहने पर ही नागेश ने इनको घर आने का निमंत्रण दिया था। मैं माफी चाहती हूँ पंडित जी, आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरे पिता से मिली संपत्ति पर सिर्फ मेरा अधिकार है और उसके बारे में कोई भी फैसला लेने का हक सिर्फ मेरा ही है। आप तो क्या, घर के किसी भी सदस्य को इस बारे में बहस करने का कोई अधिकार नहीं है। उसने बड़े ही तीखे मिजाज से पंडित जी की तरफ देखते हुए कहा और फिर गुस्से से अंदर रसोई में आकर वापस अपना काम करने लग गई। उसकी सास को अपनी बहू का इस तरह पंडित जी का अपमान करना और उन्हें पंडित जी की निगाहों में नीचा दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पंडित जी के सामने तो वह उसे कुछ न बोल पाई, लेकिन कुछ देर पंडित जी से बातें कर उन्हें तगड़ी फीस देकर विदा करने के बाद वह खुद रसोई में आ गई। यह तूने ठीक नहीं किया बहू, पैसों की गर्मी से अपनी धाक जमाना बंद कर दे, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। अपनी सास की धमकी भरी आवाज सुनकर उसने अपनी आंखों से बह रहे आंसुओं को पोंछते हुए जवाब दिया, अपने हक की बात ही तो कर रही हूँ। क्या बुरा कह दिया मैंने जो नया मकान अपने नाम पर करवाने की बात कह दी? तो पैसा भी तो मेरा ही ज्यादा लग रहा है उसे खरीदने में। नागेश तो केवल 10 लाख ही दे रहे हैं और वह भी लोन लेकर। हमारे खानदान में जमीन जायदाद पति के जीते जी औरत के नाम नहीं की जाती है। जिस पैसे की तू बात कर रही है उस पर तेरा पति होने के नाते नागेश का भी बराबर का हक है, तो एक तरह से वह पैसा भी नागेश का ही हुआ। सास ने सख्ताई से जवाब देते हुए उससे कहा, यह तो किसी कानून में नहीं लिखा है कि पत्नी की संपत्ति पर पति का हक बिना कोई कानूनी कार्रवाई के होता है। पर फिर भी मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि मेरे पापा के दिए पैसों पर नागेश का कोई हक नहीं है। मैं बस नया मकान अपने नाम करवाना चाहती हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा पैसा मेरा लग रहा है। शादी से पहले नौकरी का जो पैसा जमा किया था वह भी तो नागेश ने निकलवा कर नया मकान लेने में डलवा दिया। इस तरह तो मेरे नाम कोई आर्थिक संबल रहेगा ही नहीं। उसने अपनी बातों से सास को समझाने का प्रयत्न किया। उसकी बात सुनकर सास ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, उस क्षमा ठाकुर ने ना जाने क्या पट्टी पड़ा दी है तुझे, जो मुझे कानूनी धौंस देने चली है। तेरी वकील चाहे जो कुछ कहे, पर नया मकान तो तेरे नाम नहीं होगा बहू। ठीक है, आप अपने मन की कीजिए, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी, उसने जवाब दिया और ज्यादा बहस में ना पड़ते हुए चुपचाप सब्जी काटने लगी। शाम को नागेश के ऑफिस से आने तक सास बहू के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई, लेकिन उसने अपनी वकील क्षमा ठाकुर से फोन पर बात कर इस मामले में कानूनी सलाह लेकर मन ही मन एक फैसला ले लिया था। शाम को नागेश के आने पर
चाय नाश्ता करते हुए यह मकान अपने नाम लेने के मुद्दे पर फिर उन तीनों के बीच बहस शुरू हो गई। आखिर तुम्हें मकान मेरे नाम पर लेने में परेशानी क्या है नागेश? उसने झुंझलाते हुए चाय का खाली कप टेबल पर रखते हुए नागेश से पूछा। बात परेशानी की नहीं है स्नेहा। आज तक हमारे खानदान में कभी भी पुरुष के रहते औरत के नाम पर जमीन जायदाद नहीं हुई है। हमारे खानदान की यह परंपरा रही है। हमारे यहाँ पति के रहते पत्नी के नाम जमीन जायदाद करना शुभ नहीं माना जाता है। नागेश ने साफ शब्दों में ना कहते हुए उसे जवाब दिया। शुभ अशुभ कुछ नहीं होता नागेश। समय की नजाकत को समझते हुए गलत परंपराएं और जिद छोड़ी जा सकती है। तुम्हारे और मम्मी जी के कहने पर शादी के बाद मैंने अपनी जिद छोड़कर नौकरी छोड़ दी थी, तो कम से कम अब तुम भी तो थोड़ा झुको। पिछली बातें याद कर जवाब देते हुए उसकी आंखें गीली हो रही थी। बहू, खानदानी परंपरा तोड़ी नहीं जाती। बात अगर जिद छोड़ने की ही है तो झुकना तो तुझे ही चाहिए। पुरुष कभी औरत के आगे नहीं झुकता। उसकी बात सुनकर सास ने अपना मंतव्य रखा। देखो स्नेहा, तुम पिछले 10 दिनों से इस बात को लेकर घर का माहौल तंग बनाए हुए हो। कल रात से तो तुमने हद ही कर दी है। मेरे पूछे बिना तुमने उस वकील, क्या नाम था, हाँ क्षमा ठाकुर को अपने घर के मामले में डाला। तब मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो पानी सिर से ऊपर जा रहा है। मम्मी कह रही थी तुमने आज सुबह पंडित जी को भी भला बुरा कहकर उनकी हाजिरी में मम्मी की बेइज्जती की। अपनी औकात में रहना सीखो, वरना मुझे भी अपनी उंगली टेढ़ी करना आता है। नागेश ने जला देने वाली नजर उसकी तरफ डाली तो एक पल को वह सहम गई, लेकिन फिर अगले ही क्षण क्षमा ठाकुर की दी गई सलाह उसके जेहन में तैर गई और पूरे आत्मविश्वास से बोलने लगी। ठीक है, मैं अपनी औकात में ही रहूंगी, लेकिन मेरी औकात क्या है यह मैं खुद तय करूंगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? धमकी दे रही हो या समझौता कर रही हो? नागेश ने उसका जवाब सुनकर शंका भरी नजर उस पर डाली। उसने अब एक ठंडी आह भरी और आगे कहा, जिंदगी में पैसा झगड़ा करवाता है, यह बात सुन रखी थी, लेकिन अब अनुभव भी कर ली है। पापा के मुझे दिए गए पैसों को लेकर हमारे घर की सुख शांति भंग हो रही है, तो सोच रही हूँ उनका दिया सारा पैसा उन्हें वापस कर दूं। इससे घर में शांति तो बनी रहेगी। नया मकान आज नहीं तो 10-15 साल बाद तुम खुद अपनी कमाई से ले ही लोगे। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, नागेश का चेहरा सफेद पड़ गया और हड़बड़ाता हुआ बोला, तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैं यह फैसला ले सकूं, इतनी तो औकात है मेरी नागेश। जवाब देते हुए उसने नागेश को घूरा तो उसके तेवर और आत्मविश्वास देखकर नागेश तुरंत कुछ नहीं बोल पाया। उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा और उनकी आंखों से एक इशारा पाकर वह बिगड़ी हुई बात संभालते हुए उसे समझाने लगा, यह समय आवेश में आकर इस तरह का फैसला लेने का नहीं है। इस वक्त तुम गुस्से में हो। अपने परिवार का हित ध्यान में रखकर फिर से सोचो और हम फिर किसी दिन इस बारे में बात करेंगे। वह दिन कभी नहीं आएगा नागेश। मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। मेरे नाम संपत्ति कर देने से तुम खुद को इनसिक्योर या छोटा फील करोगे। इसी से तुम यह फैसला नहीं ले पा रहे हो, लेकिन मैं अपने फैसले पर अड़ी हूँ। या तो मकान मेरे नाम होगा या फिर मैं अपने पापा का सारा पैसा उन्हें लौटा दूंगी। तुम गलत समझ रही हो स्नेहा। बात खुद को छोटा फील करने वाली नहीं है। जब तक मैं हूं तब तक संपत्ति वगैरह जैसे लफड़ों में तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए। नागेश ने उसकी बात का जवाब दिया तो स्नेहा ने अब विस्तार से कहा, अगर तुम्हारा सोचना ऐसा ही है तो तुम गलत हो नागेश। अपने जीवन साथी को जीवन की आवश्यक चीजों से दूर रखकर
तुम मुझसे केवल औरत के नाम पर कमजोर बना रहे हो। याद करो वह दिन जब पापा जी के जाने के बाद गांव वाली जमीन को लेकर कितनी दिक्कतें हुई थी। मम्मी जी को उस बारे में थोड़ा भी पता होता तो वह जमीन तुम्हारे ताऊजी हड़प नहीं कर पाते। उसकी बात सुनकर कुछ देर के लिए कोई कुछ नहीं बोला। वह अपनी जगह से उठकर चाय नाश्ते की खाली प्लेट्स लेकर रसोई में जाने लगी। तभी पीछे से उसे उसकी सास की आवाज सुनाई दी, नागेश, बहू की बात कुछ हद तक सही तो है। तेरे पापा ने मकान संपत्ति के मामले में मुझे बिल्कुल अनजान रखा था। इसी से आज जो कुछ हमारा होना था वह हमारे पास नहीं है। बहू को कम से कम अपने अधिकारों के बारे में तो पता है और अपने अधिकार को लेकर अगर वह अपनों से ही लड़ रही है तो कुछ गलत नहीं कर रही है। लेकिन मम्मी, मकान उसके नाम। नागेश ने कुछ कहना चाहा तो उन्होंने उसे टोकते हुए आगे कहा, तुम दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हो। क्या फर्क पड़ता है अगर घर बहू के नाम भी हुआ तो? आखिर मकान को घर तो उसे ही बनाना है। अपनी मम्मी के फैसले पर सहमति जताते हुए नागेश आगे कुछ नहीं बोला। स्नेहा ने पीछे पलटकर उसे देखा तो उसकी तरफ देखकर वह मुस्कुरा दिया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।